लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव संजीव श्रीवास्तव जी है और आज सम्मान समारोह हुआ है। सम्मान समारोह में ये सम्मिलित हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात करेंगे ओवैसी को लेकर के। जो ओवैसी जब संसद सदस्य की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो लास्ट में वो फिलिस्तीन का जयकारा लेकर के, जय फिलिस्तीन का जयकारा लेकर के वो निकले। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मतलब ये भविष्य में क्या हो सकता है। एक तरफ संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं वो लोग और दूसरी तरफ फिलिस्तीन की जयकार लगा रहे हैं एक भारतीय संसद में। क्या कहेंगे सर इस पर, ओवैसी के इस तरह के बयान पे? देखिए, थोड़ा सा आपको पिछला इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया, हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे ये लोग इनको संविधान और देश से कोई मतलब नहीं, ये लोग सब डिस्टर्ब करेंगे। जी। आज मेरे पुराने इंटरव्यू को रेफ़र करते हुए अगर इसका देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ फिलिस्तीन का जयकारा नहीं लगाया। सबसे पहली बात तो कि वो शपथ ग्रहण समारोह था। जब आप हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेते हैं कि आप आइन के हिसाब से काम करेंगे, उस संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के हिसाब से काम करेंगे, जो मतलब इट्स टोटलिटी। मगर ओवैसी ने 4 नारे लगाए। जय मीम, कोई बात नहीं। जय भीम, कोई बात नहीं। जय तेलंगाना, कोई बात नहीं। जय फिलिस्तीन। आपने हिंदुस्तान, भारत माता की जय, जय हिंद, कुछ देश के बारे में नहीं बोला। आपने जाति के बारे में बोला, आपने धर्म के बारे में बोला, आपने अपने क्षेत्र के बारे में बोला, आपने विदेश के बारे में बोला। ये एक बहुत ही नेगेटिव सिंबल। आपने देश के बारे में जय हिंद तक नहीं बोला। दूसरा चीज़, संविधान में अभी इनके ऊपर जो सेक्शन 10 जो आर्टिकल 102 वाला केस है, उसका वो ये आर्टिकल ये बोलता है कि भाई आप किसी भी तरीके से किसी विदेशी मुल्क के प्रति अपनी वफादारी नहीं शो करते हैं। और ये संविधान का शपथ था। आप वहाँ हिंदुस्तान के संविधान की शपथ खाने गए थे और आपने हिंदुस्तान का चर्चा कहीं नहीं करते हुए जय हिंद ना बोलते हुए जय फिलिस्तीन बोला। ये आपकी मेंटालिटी को उजागर करता है। मतलब तो वही बात है, जिस देश में जिस थाली में खाते उस थाली की छेद करने वाली बात है। ये तो खैर अब पुरानी बात हो गई। अब तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और कई बार एंटी इंडिया, ये रिफ्लेक्शंस उनके बातों से आता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उनको सज़ा मिलेगी और उनकी सदस्यता जाएगी। इस बात पे कानूनन जाना तो चाहिए। अब देखें इलेक्शन कमीशन क्या मंतव्य देता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस पर क्या डिसीजन लेते हैं। बट अगर उस पर चली जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, वरन खुशी होगी। चलिए उसी दिन, मतलब कि उसी दिन या गलत ट्रेंड है ना भाई। अब इसके बाद कोई कुछ भी बोलेगा, भाई वो संविधान में बोल सकता है तो हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो आपने एक तरीके से एनार्किज्म को देखिए। आप कर क्या रहे हैं, ये मुसलमानों को सोचना होगा कि उनका नेतृत्व कर क्या रहा है। आप इसको अगर बड़े पूरे विश्व के वैश्विक पटल पे देखेंगे तो आपने यहाँ शाहीन बाग किया, उसी मॉडल पे आपने अमेरिका और यूरोप में फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए, हंगामा किया, जो कुछ भी किया। नतीजा क्या हुआ? पूरे यूरोप से आज तो निकाल रहे हैं मुसलमानों को, वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, रिफ्यूजीज को बाहर निकाल रहे हैं ना। नुकसान किसका हुआ? लेकिन ये लोग का कहना है कि जो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन अपने जगह सही है, क्योंकि जिस जगह पे जहाँ फिलिस्तीन का तो फिलिस्तीन था ही, इजराइल आकर के उनको हटाने की कोशिश की। देखिए भैया, ये 3000 पुराना इतिहास है, 3000 साल पुराना। वहाँ पे हमेशा से यहूदियों का ही निवास था। इनफैक्ट यहूदियों का निवास तो मक्का मदीना में भी था। मक्का में भी उनके 3 कबीलों को बुरी तरीके से काटा गया, मर्दों को काट दिया गया और महिलाओं और बच्चों को रख लिया गया। मतलब ये बहुत पुराना इतिहास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे एक रिफ्यूजी मंगोल को जो लोग खराब बोलते हैं कि मंगोल चंगेज़ खान बहुत ख़राब आदमी था। एक्चुअली चंगेज़ खान 51 साल की उम्र तक तो ख़राब नहीं था। 51 साल की उम्र में उसने झगड़ा शुरू किया और ये जो ओगुज कबीला है वो तुर्कमेनिस्तान से निकल करके पहुंचा तुर्की, जहां उन्होंने ओस्मानिया सल्तनत बनाई। तो रिफ्यूजी कौन था? वो लोग थे ना जिसको 1918 में हिंदुस्तानी फौज के 3 रेजिमेंट थी, जोधपुर लैंसर, मैसूर लैंसर और हैदराबाद लैंसर, जिन्होंने उस ताकत को तोड़ा, देश को तोड़ा। देश को जब टूटा, आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज़ों ने उसको कब्जा किया और फिर अंग्रेज़ों ने उसमें वहाँ पे अंग्रेज़ 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन में बोल चुके थे कि वो ज़मीन यहूदियों को देंगे। उन्होंने उनको दिया। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने ये डिसीजन लिया कि भाई 2 नेशन थ्योरी बनेगा, उनको दे दिया। जिस दिन 2 नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट हुआ, ब्रिटिश वहाँ से निकले, आप उनसे लड़ लिए, उन्होंने आपको कूटा। फिर 6-7 बार आप उनसे लड़ चुके हो। हर बार आप क्योंकि क्या होता है कि जब एक फोर्स इकट्ठी हो जाती है तब उसको हरा लेना और टुकड़ों में बटी हुई, जातियों में बटी हुई किसी समुदाय को हरा देना, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये ज़मीन उनकी थी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। ज़मीन हमेशा से यहूदियों की थी। उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये ज़मीन हमको मिला है।
तो वो क्लेम कर रहे हैं भाई आपके पास जब ताकत थी आपने उसको तबड़ाया, आज उसके पास ताकत है, वो अपना क्लेम कर रहा है। चलिए एक चर्चा और कर लेते हैं। उस दिन पप्पू यादव भी शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने एक बात बोली कि मैं निर्दलीय जीत करके आया हूं और 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे कैसे कहेंगे? इस बात को थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि वो किनको बोले, ओम बिरला को बोले और किस बात पर? ऐसा ये सांसद भृतहरि जी थे, उड़ीसा के सांसद थे भृतहरि जी, बहुत ही जेंटलमैन आदमी, बहुत ही पढ़े। उड़ीसा के लोग वैसे भी काफ़ी सभ्य और जल्दी से बदतमीजी नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ उनको बोला ठीक है ऐसा, मगर वो जानबूझ करके वो एक होता है ना असर्शन ऑफ पावर, अपनी असर्शन ऑफ पावर के चक्कर में पप्पू जी ने वहाँ पे जो किया वो कतई एक मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य इंसान उसको एक्सेप्ट, ये जरूरी नहीं था जो उन्होंने वहाँ पे किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, सबको पता है कि आप इंडिपेंडेंट है, इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें तो नहीं आप वहाँ पे धौंस दिखाने की क्या मतलब, ये तो प्रवृत्ति है कि मेरे को असर्शन ऑफ पावर करना है, ये गलत टेम्परामेंट है। देखिए क्या है कि कांग्रेस ने जब से ये हुई है सबसे पहले देखिए देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, 3 बार इमरजेंसी लगी है, पहले 2 की तो कोई चर्चा नहीं करता। मगर वो 2 इमरजेंसियों से इंदिरा गांधी जी का एक टेम्परामेंट बना था जो वो धीरे धीरे तानाशाह बनती जा रही थी। उन्होंने संविधान को तोड़ा, इमरजेंसी लाई, 15% संविधान बदल दिया, कोर्ट ने अपना फैसला लिया, चाहे वो गोलकनाथ केस। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय में 15% संविधान बदला था। हाँ, 24 में 15% संविधान उन्होंने तोड़ दिया था। मतलब वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर सबसे पहला हमला नेहरू जी ने किया था। क्योंकि इन लोगों को ये जो गांधी खानदान है इसके मन में एक बात बैठ गई है कि मैं राजा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो कोर्ट ने जब गोलकनाथ केस और क्या नाम था उनका, एक केरला के साधु थे उन केशवानंद केस, उसके बाद उनमें फैसला लिया तो वो इनके खिलाफ गया। मैंने जब पत्रकारों ने बोलना शुरू किया तो नेहरू जी को खराब लगा 1959 में। तो इनके मन में तानाशाही बैठी हुई है। और अब क्या है कि इन्होंने इस बार झूठ बोल करके कि संविधान बदल देगा, संविधान बदल देगा। संविधान बदलने की भाजपा को जरूरत क्या है भाई? अरे भाजपा को संविधान बदलने की जरूरत क्या है? उनका कोई भी ऐसा वायदा नहीं है जिसके लिए संविधान बदलना पड़े। आपका हर वायदे के लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा, आपकी आदत है संविधान बदलने की। हिंदुस्तान में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी, 2 बार के बारे में तो चर्चा भी नहीं होती क्योंकि दोनों बहुत ही जरूरी था। सबसे छोटी इमरजेंसी 71 में लगी थी। तो क्या है कि इनके मन में है कि इनको किसी तरीके से राज करना। वो राज पाने के लिए इन्होंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया कि हमने झूठ बोला, लोगों को बरगलाया, जनता भोली भाली उनके बातों में आ भी गई, थोड़ी बहुत सीटें उनको ज़्यादा मिल गई। इसमें गलती सबकी है। मैं हमेशा उनको मौका मिला, उन्होंने चौका मारा। मगर मैंने उस दिन जो बोला था, अब देखिए कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम ये नहीं कर रहे हैं। जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल रहे हैं, जहाँ जो नहीं करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस किया, कांग्रेस का जो भी व्यक्ति जाता है वो संविधान में पढ़ता है कि मैं संविधान की कसम लेता हूँ, मगर फिर संविधान बोलता है। ये सिर्फ लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया हमको हंगामा करना है, हम करेंगे। देखिए नीट के ऊपर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, बट नीट के ऊपर सवाल उठाना, नीट के ऊपर इंक्वायरी खड़ा करना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करना, ये सब जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के आप जवाब दे रहे हैं, उस समय आप हंगामा करेंगे, ये जरूरी कतई नहीं है। तो ये जो है कंटिन्यूस करेंगे। और संविधान को अगर असल में किसी से खतरा है तो वो खतरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। इनको कोई, अरे जो ये जो बोल रहे हैं ये तो वही संविधान लागू करने के लिए बोल रहे हैं कि भैया हमको संविधान लागू करना है, हमको सेकुलर कंट्री बनानी है। सेकुलर कंट्री बनानी है तो हमको, अब जैसे मुस्लिम आरक्षण के ऊपर बहुत हंगामा है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे मुस्लिम आरक्षण दूंगा। मुस्लिम आरक्षण का 2 मुद्दा होता है। पहला मुद्दा होता है जुडिशरी का, दूसरा मुद्दा होता है संविधान का। आप नोटिस किए आज तक किसी जज ने आज तक मुस्लिम आरक्षण के फैसले को नहीं दिया या उसके फेवर में कुछ नहीं बोला। आज तक जो भी फैसला है उसके खिलाफ ही आया है। दूसरा चीज़ है, ये हो गया जुडिशल। अब संविधान की बात करते हैं। 27 अगस्त 1947 को ही जो कमेटी थी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उसका फिर एक सब कमेटी बनी थी। सब कमेटी में नेहरू जी थे, मुंशी साहब थे, पटेल जी थे, राजेंद्र बाबू थे और तजम्मुल हसन मेन कमेटी में थे। पटेल जी, मुंशी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक नेहरू जी थे। इन लोगों ने फैसला लिया था कि इस देश में कभी भी धर्म के आधार पे कोई भी आरक्षण नहीं होगा।
तो अगर आपने ये किया है तो आपने तो जानते सुनते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आपको ढंग से पता है कि ना ये संविधान सम्मत है, ना ये कोर्ट में टिकेगा, मगर थोड़ा हंगामा खड़ा करना है, थोड़ा लोगों में विद्वेष पैदा करना है तो आप कर रहे हैं। आप प्रेस वाले क्या है, जाके मोदी जी को पूछ रहे हैं। अरे भाई, इसमें ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना चिराग जी कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सीधा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वो केशवानंद केस में निकला था कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो तानाशाह कौन, मोदी या ये? आप लोगों ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में जाकर लोगों को, जैसे ममता बनर्जी ने कर दिया कि भाई ठीक है चलो हम उनको जाति बना देंगे, कोर्ट ने मना कर दिया, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं हम कोर्ट को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से तो आप जो देश का जो मूलभूत ढांचा है उसके ऊपर आघात कर रहे हैं ना, और लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए, आपने सुना संजीव श्रीवास्तव जी को, प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। उन्होंने साफ साफ कहा कि ओवैसी जिस तरह से वहाँ पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उस नारे के बिहाफ पे उनकी सदस्यता जा सकती है। अब देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं शंभू कुमार, सेल्फी कैमरा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।